नमस्कार सभी साथियों को। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा ये डिमांड आ रही थी कि एचपीएससी का जो हमारा रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए आपका। जितने भी आपके डाउट्स हैं, कितने क्वेश्चंस करने पे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, कितने कितने एचपीएससी में पर क्वेश्चन आपको मार्क्स मिलेंगे, हाँ कितनी सीट्स है, कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, वो लगभग सारे के सारे आपके डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि पूरा का पूरा एक प्रॉपर एनालिसिस हम करेंगे हर क्वेश्चन के ऊपर कि किस किस क्वेश्चन में हमें क्या क्या लिखने की ज़रूरत थी, कितने मार्क्स के लिए कितना हमें लिखने की ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे सीधा। हमारा जो पेपर इस रविवार को हुआ था उसमें टोटल 18 प्रश्न थे, 10-10 मार्क्स के। टोटल कितने थे हमारे? 18 क्वेश्चंस थे, 10 मार्क्स ईच के। और इसमें से कोई भी 15 हमें करने थे। ठीक है। टाइमिंग की यदि बात करें तो 3 घंटे हमें दिए गए थे इस चीज़ के लिए। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल पहली बार सब्जेक्टिव पेपर दिया था, तो एक्सपीरियंस उनका मेरे ख्याल से अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत ही कम समय था ये एक किस्म। और जिसकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी उसके लिए ऑब्वियसली बहुत ही कम था। एट अ टाइम आपको सोचना भी है, लिखना भी है, वो चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। तो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। फिर भी हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, वो सब चीज़ें। ठीक है। तो तकरीबन 10-10 नंबर का हर क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन हमको इसमें से अटेम्प्ट करने थे 18 में से। और वर्ड लिमिट यहाँ पे लिख नहीं रखी है, वैसे मैं बता दूँ, 300 वर्ड्स की आपकी लिमिट होती है 10 क्वेश्चंस के लिए। एचपीएससी 10 नंबर के लिए एचपीएससी ये कहता है कि यदि आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको लगभग 300 वर्ड्स में लिखना चाहिए उसको। हालांकि मैं ये चीज़ और बता देता हूँ, कई सारे बच्चों का ये डाउट है कि मार्क्स कितने मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं उस चीज़ के ऊपर भी आऊँगा कि किसने कितने अटेम्प्ट कर रखे तो उनका होगा या नहीं होगा, हमें पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे, या जो जितने हमने कम किए हैं उतना सफिशिएंट था हमारे लिए। तो सारी चीज़ें देखेंगे। तो जहाँ तक मुझे पता है एचपीएससी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7 मार्क्स ही देता है क्वेश्चन। आप कितना भी लिख के आ रहा हो, उसको कितने भी अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 6 से 7 नंबर से ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपको बिल्कुल आपने थोड़ा सा भी कर रखा है, 1-2 पेज भी लिख रखा है, थोड़ा बहुत भी, तो भी आपको 3 से 4 नंबर उसके मिल जाते हैं। हैंड राइटिंग यदि आपकी बेहतर है, क्वेश्चन को आपने पॉइंट्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, डायग्राम्स बना बना के एक्सप्लेन कर रखा है, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एज कंपेयर टू हम जैसे व्यक्ति हो गए जिनकी हैंड राइटिंग बड़ी पुअर है ना। तो यहाँ से एक मेन कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जिसने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं, या मैं कहूँगा पूरे क्वेश्चंस जिसने अटेम्प्ट कर रखे हैं, उसका एक अपर हैंड है यहाँ पे। क्योंकि आप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूरा पूरा उसको लिख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, तो भी आपको वही 6-7 नंबर मिलेंगे। पर एक बच्चा है जो सिर्फ 2-2 पेजेस के भी लिख रहा है क्वेश्चंस, और अपने पास से थोड़ा बहुत उसको मैनिपुलेट कर रहा है लैंग्वेज को या क्वेश्चन को, तो भी उसको 2-3 नंबर जरूर मिलेंगे अगर उसने कुछ लिख के आ रखा है तो एक ही चीज़ तो ये है, अपर हैंड है उस व्यक्ति का जिसने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं। और मेरा ये मानना है कि हर वो बच्चा जिसने 15 के 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं, बेशक छोटे से छोटा कर रखा है, उसका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से निकल जाएगा। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो जनरल में बॉयज़ को छोड़ के आप किसी भी कैटेगरी के बंदे हो, किसी भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो, तो आपका एग्जाम 101% क्लियर होगा अगर आपके 52.5%, 52.5 मार्क्स, यानी कि 35% से ऊपर नंबर आ रहे हैं। तो ये आप बेशक मेरे से लिखवा लो अभी, हर वो बच्चा जिसके 35% से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 35% से, 35% कितना हो गया 150 में से, 52.5 नंबर हो गया आपके। तो इससे ऊपर जिसके भी आ रहे हैं, जिसका भी इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है, 100% उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो
फिर यहाँ पे लिख रखा है कि सारे के सारे क्वेश्चन सिक्वेंशियल, ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे फिर मेन चीज़ लिख रखी है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। 72 पेजेस की 72 पेजेस शीट्स आपको दी गई थी, उतने में ही आपको सारा का सारा करना था। हालांकि वो मोर देन इनफ शीट्स आपको दे रखी थी। सबसे मेन बात फिर एक और ये बात आती है बच्चे की कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा है और कई बच्चे क्या करते हैं कि उसको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में करके आते हैं। तो जहाँ तक मैं हूँ श्योर हूँ इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल, जिसने मिक्स कर रखा है, या तो प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में नहीं कर रखा है या प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं कर रखा है पेपर को, तो उसके मार्क्स कटने ही कटने हैं। उन्होंने बिल्कुल लिख रखा है कि आंसर मस्ट बी रिटन इन दी ऑथराइज्ड मीडियम। मतलब या तो आप सिर्फ क्या करो, हिंदी में ही लिखिए उस चीज़ को, या आप उस चीज़ को इंग्लिश में ही लिखिए। ये पॉइंट उन्होंने बिल्कुल साफ यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर। 18 क्वेश्चंस आपने यहाँ पे करने थे, और 18 क्वेश्चंस आपके दे रखे थे और 15 इसमें से आपने करने थे। तो ये मेरा ही क्वेश्चन पेपर है। मैं पूरी अप्रोच बताऊंगा कि किस बच्चे ने किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रखा है, तो उसका एग्जाम तौर पे निकलेगा। जैसे देखिए मेरा ये है, इसमें पहला ये है मेरा कि मैंने इसमें लेफ्ट लिख रखा है। तो लेफ्ट किस लिए लिखा है वो बताऊंगा। देखो हमने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन हमने कितने करने हैं, 15 करने हैं, और टाइम हमारे पास कितना है, 180 मिनट। अब इस 180 मिनट में क्या होएगा, आपका वो टाइम भी आ रहा है जिसमें कभी इन्विजिलेटर आ रहा है, कभी आप पानी पीने जा रहे हो, कभी आप वॉशरूम जा रहे हो, कभी आप पेपर को देख रहे हो, उसको एनालिसिस कर रहे हो, फिर उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस के बारे में सोच भी रहे हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 30 मिनट आपकी है ना जो, वो इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगी। 30 मिनट्स कम से कम आपकी इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगी। क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो, किसको करूँ किसको छोड़ूं, यहाँ पे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 30 मिनट तो ऐसे निकल जाएगी आपको। तो 15 क्वेश्चन का आपको ये मान के चलना था कि मेरे पास सिर्फ 150 मिनट है। और 150 मिनट का मतलब, 150 मिनट का मतलब है कि एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ कितनी आपके पास, 10 मिनट है। इस अप्रोच के साथ जिस बच्चे ने पेपर कर रखा है ना, उसका पेपर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, गारंटी है इस चीज़। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबको हमने यही सजेशंस दिए थे इस प्रकार से, और सबने अपने 15 में 15 क्वेश्चन, तो स्कोर उनका निश्चित तौर पे बेहतर होगा। तो मैं अपनी बताता हूँ। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट किया कि प्रेगमेटिज्म क्या होता है। मैं अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी बताना चालू करूँगा, कैसे हमें अटेम्प्ट कर सकते थे, इसमें हम क्या क्या लिख सकते थे। तो मेरा मीडियम जो था वो इंग्लिश था। तो सबसे पहले जैसे पूछा गया है डिफाइन प्रेगमेटिज्म, प्रेगमेटिज्म पूछा गया है, ये कितने नंबर का है, 2 का। और उसके बाद पूछा गया है राइट डाउन द सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, फॉर स्कूल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन द प्रेगमेटिक फिलोसफिकल अप्रोच। तो सबसे पहले आपको सिर्फ 2 नंबर का लिखना है प्रेगमेटिज्म के बारे में। 2 नंबर का मतलब है कि आप मैक्सिमम 60 वर्ड्स लिख सकते हो। 300 के हिसाब से यदि हम देखें 30 और 30, तो आप मैक्सिमम कितने, 60 वर्ड लिख सकते हो। और 60 वर्ड में आप इतना ही लिख सकते हो कि प्रेगमेटिज्म क्या होती है, जिसको एक्सपेरिमेंटिज्म या डिविज्म भी कहा जाता है। डिविज्म किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जॉन डिवी के द्वारा दी गई थी। वो इनके क्या थे, मेन फाउंडर थे। ठीक है, फिर अदर फाउंडर्स कौन कौन से थे इसके, अदर फाउंडर्स नहीं, अदर सपोर्टर्स कौन कौन से इसके, है ना। इसके साथ कुछ छोटे मोटे और पॉइंट्स आप उसके अंदर डाल सकते हैं ना। मतलब आपको 50-60 वर्ड में इसको लिखना था। एक्सपेरिमेंटिज्म क्यों कहा जाता है वो भी छोटी मोटी चीज़ आप इसमें लिख सकते थे। मतलब शुरुआत में आपने क्या करना था, 2 नंबर पे प्रेगमेटिज्म के बारे में लिखना था। फिर इसके कुछ क्या थे, सेलिएंट फीचर्स थे कि फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो है स्कूल चिल्ड्रन का इस फिलोसफी के बेस्ड हो, तो उसमें क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इसके ऊपर जैसे आप लिख सकते हैं, देखिए एक्सपेरिमेंटिज्म का मतलब क्या होता है, चीज़ों को कर करके देखना, उसके बेस्ड। मतलब लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। हम किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर। तो इसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वी फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो सकती थी इसमें। ठीक है, मैं वैसे वर्बली बता देता हूँ, क्योंकि लिख लिख के बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कुछ पेजेस पे मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर रखी है ना। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से अलग क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल स्किल्स की डेवलपमेंट हो सकती है ना। रियल वर्ल्ड रेलिवेंस वो हो सकता है ना। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग हो सकती है। अगला लर्निंग बाय डूइंग हमने बता दिया है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हम कर सकते हैं।
ऐसे होता है ना, रोट लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग होता है या रिफ्लेक्टिव होता है। तो सबसे बाद का जो होता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हमारी हो सकती है, इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस हो सकती है। पहले मतलब काइंड ऑफ हम क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, थ्योरेटिकल चीज़ों को बताया जा रहा है, फिर प्रैक्टिकली वो उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बच्चे कर करके देख रहे हैं, उनको हम ऑब्जर्व कर करके उनका डायग्नोसिस कर रहे हैं। मतलब इस चीज़ को आप ऐसे अंदर एक्सप्लेन भी कर सकते थे यदि चाहो, है ना। होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है। तो ये जैसे 8 पॉइंट्स क्या हो गए, मैंने लिख दिए। इन 8 पॉइंट्स को लिखने के बाद क्या है, देखो यहाँ पे कितना है, 8 नंबर का है। अगर आप हर एक चीज़ को लिखोगे और उसको एक्सप्लेन करोगे तो मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट में आप इस चीज़ को कर सकते। हाँ, तो आपको मेनली क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट्स लिखने थे। और जब मैंने इसको लिखना शुरू किया था तो मेरे से 7 ही पॉइंट लिखे गए थे, और 8वां पॉइंट मुझे लिखना है, बाद में लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि मैं इस चीज़ को सोच सकता था कि क्या मैं इसको लिखूँ ना लिखूँ, या उसके बारे में मतलब सोच रहा हूँ कि क्या पॉइंट हो सकता है। उससे बेहतर है आप आगे बढ़ना शुरू करो। 10-10 मिनट में आपका हर क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, कि मेरी अप्रोच थी। ठीक है, इसी प्रकार से तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका 10 नंबर का। आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है कि बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होना चाहिए आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन यदि अच्छा है बस, तो आपका काम चल रहा है, बस आपको अटेम्प्ट सारे के सारे करने। इसके बाद जैसे दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का इन्होंने दे रखा है। तो ये क्वेश्चन हमने कोर्स के अंदर बड़े अच्छे तरीके से देख रखा है। पूरा जो हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ रखा था, वहीं से बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन हमारा आ रखा था। एज इट इज क्वेश्चन आ रखा था बिल्कुल। सबसे पहले हमने क्या करना था, इंट्रोडक्शन लिखना था इसका। हाँ, तो इसने पूछ रखा है सबसे पहले कि डिस्कस द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हमने क्या करना था, 5 नंबर का करना था। मतलब इसने क्या रखा है, डिस्कस करो इसको, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को। और उसके बाद क्या है, इलेबोरेट द स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो चीज़ें करनी है। तो इसमें हमने सारी चीज़ें देख रखी थी। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो मॉडल होता है, इसको रैचेट थ्योरी भी कहा जाता है। एंड्रयू हक्सले और हग हक्सले के द्वारा 1953 में दिया गया था। और ये मॉडल क्या करता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि मसल कंट्रक्शन किस प्रकार से होगी आपकी। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या कर सकते थे, फिर आप इसकी फिजियोलॉजी बता सकते थे। फिजियोलॉजी बता सकते थे, फिजियोलॉजी में सारी चीज़ें आप लिख सकते थे। भाई सबसे पहले क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, कौन से वाला, एसिटाइल कोलिन, बिल्कुल एज इट इज आपको बस पॉइंट लिखने थे। फिर ये एसिटाइल कोलिन क्या हो रहा है, टी ट्यूब्यूल्स के अंदर जो एसीएस रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे जाके ये अपना बाइंड हो रहा है, उस कारण से सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं, बाहर का सोडियम अंदर जा रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलके आपका वहाँ पे, उससे कैल्शियम निकल रहा है, कैल्शियम जाके आपके ट्रोपोनिन से मिल रहा है, ट्रोपोनिन हमारी ट्रोपोमायोसिन लेयर को हटा रहा है, मायोसिन हेड वहाँ से उसको बाइंड करने के लिए क्या कर रहा है, एटीपी से एनर्जी ले रहे हैं। एटीपी जब हमारा टूट रहा है एडीपी में प्लस फॉस्फेट में, तो एनर्जी जो निकल रही है वो मायोसिन हेड उससे उसको बाइंड कर रहा है, और फिर पावर स्ट्रोक हो रहा है। सारा का सारा प्रोसेस आप इसमें लिख सकते थे। पूरे 5 नंबर आपको, 5 नंबर का आपका क्वेश्चन वहाँ पे हो रहा है, जिसमें से आपको 3, 3.5, 4 नंबर आराम से वो दे देंगे। ठीक है, तो एक तो पोर्शन ये हो गया हमारा 5 नंबर का। दूसरा फिर वो पूछ रहा है इसी के अंदर कि इलेबोरेट दी स्ट्रक्चरल चेंजेस। भाई इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इसमें आपको कैसे करना था, इसमें आपको बताना था कि हमारा जो ये होता है इसके अंदर क्या होते हैं, ये होते हैं, एक ए बैंड होता है, एक आई बैंड होता है, एक एच जोन होता है। ठीक है ना, ए बैंड, आई बैंड, एच जोन होता है। और किस में क्या होता है, इसमें सिर्फ जैसे जो थिक एरिया पूरा का पूरा होता है, जिसमें पूरा का पूरा हमारा थिक फिलामेंट होता है, वो हमारा क्या होता है, ए बैंड होता है। इस प्रकार से हमने सारा बताना था। और लास्ट में फिर लिखना था कि इसका इफेक्ट क्या क्या हो रहा है। तो देखो ये हमने इफेक्ट भी लिख रखा है। ए बैंड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, आई बैंड की लेंथ जो होगी वो डिक्रीज होगी। अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें डिसअपियर भी हो सकता है, और एच जोन जो होगा वो बिल्कुल हमारा डिसअपियर हो जाएगा। और कभी कभार क्या होता है, बिल्कुल ये इसमें देख भी सकते हैं अब, हमारा वो ओवरलैप हो जाता है। इतना आप पूरा का पूरा लिख रहे हो तो आपको निश्चित तौर पे
10 में से 7 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। कि मैंने भी इसको जल्दी जल्दी मोटा मोटा इसको लिखा था, और यकीन मानिए मेरा 12-13 मिनट में क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा था, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड एंजाइटी। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते थे। देखो, हमें पता है कि ये एक आज के टाइम पे बहुत बड़ा टॉपिक है रिसर्च के अंदर। तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का और एंजाइटी का आपस में क्या रोल है। एंजाइटी जो हमारी होती है वो अगर बहुत ज़्यादा कम है, या एंजाइटी जो है हमारी वो स्पोर्ट्स कंपटीशन के दौरान बहुत ज़्यादा है, तो दोनों ही केसेस में हमारा क्या होगा, परफॉर्मेंस के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एंजाइटी का लेवल जो होना चाहिए वो हमेशा ऑप्टिमल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और ये चीज़ें हमारी कैसे हो सकती है उसके बारे में आप छोटा मोटा लिख सकते थे। शुरू में आपको सिर्फ यही लिखना था कि रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड एंजाइटी, 4 नंबर का है, मतलब 120 वर्ड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते थे। तो नाउ डेज ना इन द रिसर्च ये और वो हो रहा है, और ये इनका रिलेशनशिप है, ऑप्टिमल लेवल का होना चाहिए, ना कम ना बिल्कुल कम ना बिल्कुल ज़्यादा, उससे ये होगा उससे ये होगा। आप थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते थे। फिर यहाँ पे बात आती है, एक्सप्लोर द इफेक्टिव एंजाइटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज दैट एथलीट्स कैन एम्प्लॉय टू ऑप्टिमाइज देयर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। दोबारा ऐसी चीज़ आ रही है, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली पॉइंट में ही लिखेंगे। सबसे जो आपकी बेहतर अप्रोच थी वो थी आपकी कि पॉइंट्स में ही आपको कुछ चीज़ को लिखना है। जैसे इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। भाई, एनजाइटी को कंट्रोल करने का एक बेहतर तरीका क्या होता है, हम मूवीज के अक्सर अंदर अक्सर देखते हैं ना कि हम अपने आप से बातें करते हैं कि यस मैं ये कर सकता हूँ, ये है वो है। हाँ, फिर क्या है, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन। माइंडफुलनेस एक्टिविटीज होती है ना, जैसे जब मेडिटेशन हम करते हैं, उससे भी हमारी एनजाइटी का जो लेवल होता है वो कंट्रोल रहता है ना। तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। प्रॉपर प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब ये भी ऑब्वियस सी बात है, हम बहुत ज़्यादा नर्वस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होती। ये भी एक रीज़न होता है। यदि हमारी परफॉर्मेंस और हमारी ट्रेनिंग बेहतर ढंग से की गई है, तो हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रह गए और कम हम एंशियस हो गए हों। ठीक है, फिर है डीप ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, काइंड ऑफ मेडिटेशन है ये। फिर है विजुअलाइजेशन एंड मेंटल इमेजरी। हम कई बार देखते हैं, जैसे हमें कोई कैनेडियन टेस्ट करना है जो हमारे बीपीएड एमपीएड के अंदर होता है, तो उसकी सबसे बेहतर टेक्निक क्या होती है कि हम उस चीज़ को पहले अपने इमेजिन करते हैं। मैं यहाँ से भागूंगा 10 मीटर का लॉन्ग जंप लूंगा, फिर रिवर क्रॉसिंग करूंगा, फिर इस पे से पोमल हॉर्स पे से कूदूंगा, फिर हर्डल होगी, फिर फ्रंट रोल, है ना, फिर मैं ऐसे ऐसे करूंगा। मतलब चीज़ों को अगर हम ऐसे करके चलते हैं तो हमारा निश्चित तौर पे हम उसको बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ये अप्रोच किसी ने नहीं किया तो वो करके भी देख सकते हैं। तो मेंटल इमेजरी यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मेंटल इमेजरी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी हम क्या होते हैं, वहाँ पे कॉन्फिडेंट होते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा, जैसे हम लिख सकते हैं, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। में पूरी की पूरी चीज़ें आ गई, हमारी फिटनेस भी आ गई और वेलनेस भी आ गई। अच्छी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, उसको कुछ भी लिख सकते हैं आप। हम अच्छी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट इसमें आप जैसे लिख सकते थे, ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जैसे, व्हाट आर द डाइटरी modifications that should be adopted by the athletes before, during and after the sports competition। तो बिफोर, देखो मैं एक चीज़ और बता दूं, एक प्लस पॉइंट किन व्यक्तियों के लिए रहा है, जिन्होंने 12th की बुक अपने पढ़ रखी है। क्योंकि यहाँ से 7-8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके डायरेक्टली 12th की बुक से ही पूछे गए हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं एक खराब ये बात रही है जिन्होंने यूजीसी नेट और जीआरएफ लेवल की बुक्स को पढ़ा है। मैंने पहले ही बताया था कि वैसे जो हमारे कुछ ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे और ज़्यादातर हमारा जो सिलेबस है वो एमएल कमलेश की बुक से आएगा, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। पर उससे भी ज़्यादा किससे आ रखा है, 12th की बुक से आ रखा है। ये बिल्कुल कॉमन कॉमन से टॉपिक है हमारे जो 12th की बुक के अंदर है। एज इट इज़ बिल्कुल आपके पूछ रखे हैं। जिसने 12th की बुक पढ़ रखी थी वो निश्चित तौर पे बड़ी इजीली इस पेपर को अटेम्प्ट करके आया है। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर जो था वो बहुत ही मुश्किल लेवल का था। मैं ये कहता हूँ बहुत आसान लेवल का पेपर था, और मेरे पास शायद 5-7 मिनट बच भी गई थी जब मैंने 15 क्वेश्चन। तो पेपर बहुत ही आसान लेवल का था। बशर्ते बस आपको ये नहीं था कि मैंने हर के अंदर 300 वर्ड लिखने, ऐसा करना नहीं। आपको बस को अटेम्प्ट करना है, आप 3-3 पेजेस में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस, कोई कोई ऐसा है जो 2 में किया जो थोड़ा कम आता था, नहीं तो 3-3 पेजेस में सारे करे, और जो बहुत अच्छे से आते थे वो 4 और 5 पेज में करे हैं।
तो हमारे जो नंबर कटेंगे वो सिर्फ पुअर हैंडराइटिंग के कारण कट सकते हैं। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि बिफोर क्या होना चाहिए। देखो हमें पता है डाइटरी मॉडिफिकेशंस में क्या क्या हो सकता है। बिफोर स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाई हमें कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा लेनी है, ग्लाइकोजन लोडिंग होनी चाहिए अच्छे से, है ना। बॉडी हमारी हाइड्रेटेड होनी चाहिए। अब फ्लूइड्स का हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और कुछ जंक फूड नहीं खाना है, कुछ ऐसा नहीं खाना है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। इसके विपरीत हम ये बात भी लिख सकते हैं कि डाइजेस्टेबल फूड लेना चाहिए। हमें अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की कम मात्रा लेनी चाहिए कंपटीशन से पहले। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में हमें क्या है, मीठी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल्स ज़्यादा होंगे तो फटीक हमें जल्दी होगी। तो ऐसे आप कुछ पॉइंट्स इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर ड्यूरिंग में क्या क्या आ जाएगा, भाई जैसे स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होती है ना, उनका सेवन कर सकते हैं, या वही फ्लूइड हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेने या किसी भी माध्यम से ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सॉरी, मैक्रो मिनरल्स का को कंज्यूम कर सकते हैं जो हमारी बॉडी से लूज हो जाते हैं। जैसे स्वेटिंग से क्या होता है, हमारा पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, इस प्रकार के क्या होते हैं, मिनरल्स हमारे लूज हो जाते हैं पसीने के साथ। तो उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या किसी भी माध्यम से। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। आफ्टर स्पोर्ट्स कंपटीशन क्या हो सकता है, भाई प्रोटीन हम ले सकते हैं, हाँ, फॉर प्रॉपर रिकवरी, और हमारा मसल मास लूज ना हो उसके लिए। कार्ब्स दोबारा से ले सकते हैं, फ्लूइड ले सकते हैं। वही चीज़ें घुमा फिरा के आपको इसके अंदर लिखनी है ना। आफ्टर कंपटीशन हम मीठा भी ले सकते हैं, है ना, उससे क्या होगा, एक क्विक रिकवरी होगी। तो ये आप चौथे क्वेश्चन में लिख सकते हैं। पूरे 10 नंबर का था ये। बिफोर, ड्यूरिंग और पोस्ट में आप अलग अलग से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है फिर आपका, डिस्क्राइब ओबेसिटी। तो ओबेसिटी का हर किसी को पता है। ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा होता है। मोटापा की भी मतलब एक नेक्स्ट स्टेज होती है जिसमें वी आर प्रोन टू सच डिजीज लाइक कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, इनफर्टिलिटी, हाँ, स्टेरिलिटी हम कह सकते हैं, या सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स हो सकता है। हाँ, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हम ग्रस्त हो सकते हैं यदि मोटापे से भी उस अगली श्रेणी में जा रखे हैं जिसको ओबेसिटी कहा जाता है ना। इसमें हम साथ में लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उससे कर सकते हैं। अगर तो हमारा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं उसको, वेट इन किलोग्राम अपॉन माई हाइट इन मीटर का स्केयर, और उससे जो हमारा स्कोर आएगा, तो नॉर्म्स के बेसिस पे यदि वो 30 या उससे अधिक आ रहा है तो हम कहेंगे ओबेसिटी कैटेगरी में होता है। ऐसे आप कुछ कुछ चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। 120 वर्ड्स में आराम से इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर आता है राइट डाउन डिफरेंट स्ट्रेटेजीज दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो जैसे आप क्या कर सकते हैं, या तो 6 6 पॉइंट लिख दो दोनों के, या 3 3 पॉइंट लिख दो। 3 3 पॉइंट में जैसे मैं लिख सकता हूँ, प्रिवेंशन में मैं अगर कहूँगा तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अगर आपकी बैलेंस डाइट है तो आप उस चीज़ को ऑब्वियसली प्रिवेंट कर सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उससे भी आपकी ओबेसिटी कंट्रोल हो सकती है। और आपका क्या होना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस होनी चाहिए, हाँ, मतलब एक प्रॉपर वेलबींग हो। हाँ, घुमा फिरा के वही चीज़ें आ रही है, बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज़ें, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो सकता है। अप्रोच सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स में नहीं होगी, इट इट माइट बी इन फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। तो हर एस्पेक्ट से आपको उस चीज़ को देखना चाहिए, है ना। सॉरी, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ये ना, यहाँ पे उस प्रकार के अप्रोच की नहीं, उसकी बात कर रहे हैं कि हम हर प्रकार के व्यक्ति से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो साइकोलॉजिस्ट हो सकता है ना, क्योंकि ओबेसिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ आपको फिजिकली उससे हो रही है वो। हाँ, मेंटली भी आपको हो सकता है, मेरा वजन तो नहीं कम होगा ना, तो साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिस्ट को भी आप दिखा सकते हैं। बहुत सारे उसके क्या है, एस्पेक्ट्स है, उनमें आप डील कर सकते हैं। फिर है कॉन्टिन्यूस एवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट, है ना, समय समय पे मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हमारी इम्प्रूवमेंट हो सके। फिर है फिजिकल एक्टिविटी प्रमोशन, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार के कम से कम 10 12 पॉइंट्स है, उसमें से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर छठा क्वेश्चन था आपका,
एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियडाइजेशन इन अचीविंग टॉप परफॉर्मेंस, या टॉप फॉर्म मैं कहूँगा। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिफरेंट फेजेस। पहले है आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियडाइजेशन, तो इसमें क्या कर रखा है ज़्यादातर बच्चों ने, सिग्निफिकेंस की जगह लिख रखा है उसका काइंड ऑफ बेनिफिट्स लिख रखे हैं। पीरियडाइजेशन के बेनिफिट्स क्या है, हालांकि मैं बता दूं बेनिफिट्स और सिग्निफिकेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हमने सिग्निफिकेंस लिखना था कि उससे फर्क क्या पड़ रहा है, हाँ रिजल्ट्स में हमारा क्या वो आ रहा है। तो बेनिफिट्स भी काफ़ी सेम हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ कुछ पॉइंट गलत हो सकते हैं। तो इसमें आप जैसे लिख सकते थे प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग अडेप्टेशंस, या आप लिख सकते थे इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, या इंजरी प्रिवेंशन, या लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट। ये सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे तो क्यों हो रही है, क्योंकि जो पीरियडाइजेशन होती है डेट इज साइंटिफिक इन नेचर, मतलब प्रीप्लान्ड होता है सब कुछ और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या होती है, इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में लिख सकते थे। देखो मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं, कोई आपका पूरा कंटेंट नहीं पढ़ रहा है इसमें, किसको क्या एक्सप्लेन कर रखा है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। सिर्फ आपके मेन पॉइंट्स को देखा जाता है, आपकी अच्छी हैंडराइटिंग के जाता है, आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन को देखा जाता है, उसी के आपको नंबर मिलते हैं। और फिर लास्ट में आपका देखा जाता है कि आपने कितना लिख रखा है। इसी प्रकार से फिर 7th क्वेश्चन आपका है जो व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, डिस्क्राइब डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसका अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप्स की इसकी दिखा रखी है। अगर जैसे हम बात करें तो हमने जो कर रखा है उसमें भी हमने क्या है, एक प्रकार से 3 तरह की उनका किया था। हाँ, वन शॉट स्टडी हो सकती है, बिफोर आफ्टर विदाउट कंट्रोल ग्रुप हो सकता है, बिफोर आफ्टर विद कंट्रोल ग्रुप हो सकता है। पर ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपका कहाँ पे दे रखा है, श्याम नारायण की बुक के ओ सॉरी एम एल कमलेश की बुक के अंदर दे रखा है। तो उसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना था। इसमें जैसे आपके क्या क्या हो सकते हैं, वन शॉट डिज़ाइन जो हमने देखा है वो, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन हो सकता है, सोलोमोन का जो 4 ग्रुप डिज़ाइन है या 3 ग्रुप डिज़ाइन को भी आप लिख सकते हैं, आपकी बुक में दे रखा है। रिपीटेड मेजर्स डिज़ाइन होता है, ठीक है। रोटेशन ग्रुप डिज़ाइन होता है, कोवेरिएंस डिज़ाइन होता है, और लास्ट में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सबसे कॉमन जो है फैक्टोरियल डिज़ाइन होता है। के बारे में आप छोटा छोटा लिख सकते थे, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था आपका, ठीक है। फिर 8th आपका था डिस्क्राइब दी कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर फिटनेस। तो मोटर फिटनेस का आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा इसके बारे में लिखना था, है ना। सारे के सारे इसके अंदर आप कंपोनेंट्स लिख सकते थे, स्ट्रेंथ स्पीड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें तो कॉमन सी चीज़ है, इसके बारे में आप लिख सकते थे। और फिर ये कह रहा है कि एक टेस्ट बैटरी बताओ ऐसी कोई भी यंग चिल्ड्रन के लिए। तो मोटर फिटनेस की बात आ रही है और यंग चिल्ड्रन के लिए बात आ रही है, ऑब्वियस सी बात है आपकी किसकी, आफ्टर यूथ टेस्ट जो आपका होता है उसके बारे में आप लिख सकते थे। 5 नंबर में आप आराम से उन चीज़ों को लिख सकते थे। 1958 में पॉल हंसिकर द्वारा यहाँ यहाँ पे इस चीज़ की, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ऑफर से इसको अफर्ड कर दिया गया, पहले इसमें 7 आइटम होती थी, इसे एक आइटम को हटा दिया, इन 2 में ये हाँ, आज के टाइम पे जो ये 6 आइटम्स होती है, ये 2 अलग अलग दिन में, 3 पहले दिन 3 आखिरी दिन हमारी होती है, ये इसके नॉर्म्स होते हैं। आप कितना भी कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। हाँ, पुलअप्स होते हैं बॉयज़ के लिए, फ्लैक्स डाउन हैंग्स होते हैं लड़कियों के लिए, इससे हमारी अपर आर्म्स की स्ट्रेंथ मेजर की जाती है ना। फिर ऐसे ही आपके सिटअप्स होते हैं, फिर ऐसे ही आपके शटल रन होते हैं, शटल रन से एजिलिटी होती है, सिटअप से आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं आप। इन ये हमारे पहले दिन में होते हैं, अगले दिन में हमारे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है। इस प्रकार से सारी चीज़ें लिख सकते थे, किससे क्या इंप्रूवमेंट हो रही है वो आप इलेबरेट कर सकते थे। तो अभी तक मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था। तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लेवल का पेपर था, बहुत ही बेसिक मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल का पेपर बना रखा था आपका। सिर्फ फ़र्क ये था कि आपने उस चीज़ को तैयारी नहीं कर रखी थी ढंग से। हम क्या हो रखे, इतने हैबिचुअल हो रखे हैं यूट्यूब पे, हम सिर्फ क्या करते हैं, देखते रहेंगे, हमें ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स बस अच्छे लगते हैं। एमसीक्यूज हमको देते रहे, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, तुक्का लगा लगा ही बताते रहेंगे। तो वो कोई लेवल नहीं है पेपर का। हमें कम से कम इस प्रकार से चीज़ें आनी चाहिए। ये मुश्किल पेपर इसलिए बन गया है क्योंकि डेट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, आपको खुद से लिखनी थी चीज़ें,
यहाँ पे आप तुक्का नहीं लगा सकते। खैर, फिर 9वां क्वेश्चन है आपका, डिफाइन स्पोर्ट्स इंजरीज एंड एनी लिस्ट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन इंजरीज एंड एक्सप्लेन देयर मैनेजमेंट इन डिटेल। बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है ये भी। आप सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में लिखिए। खेलों में लगने वाली चोटें क्या होती है, हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज होती है। हाँ, फिर ये पूछ रहा है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कौन सी है। देखो यहाँ पे 2 नंबर का बताना था, फिर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज पूछ रहा है। हम बता सकते हैं स्प्रेन है, स्ट्रेन है, कंट्यूजन है, एब्रेशन, हाँ, पंक्चर है, इंसिजन है, लेसरेशन है, एवल्जन है, कैलस है। इस प्रकार से आप कितनी भी लिख लो। मसल सोरनेस है, 10 तो मैंने बता दिया अभी कम से। तो ये आप लिख सकते थे। इसके बाद राइट डाउन द सिम्टम्स, और सिम्टम्स लिखने हैं स्प्रेन और स्ट्रेन के, और इसकी मैनेजमेंट लिखनी। सिम्टम्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं भाई, जो भी इफेक्टेड पार्ट होगा वहाँ पे क्या होगी, हमें इन्फ्लेमेशन होगी, जलन होगी, या हमें उस अफेक्टेड पार्ट को हिलाने में, मूवमेंट करने में पेन महसूस होगा, प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ें आप ऐसी ऐसी सिस्टम में लिख सकते हैं। मैनेजमेंट में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे प्राइसिस थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार आइसिंग कर सकते हैं उस चीज़ को, किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। इफ़ द केस इज़ सीवियर, तो उस केस में सर्जरी हो सकती है। इस प्रकार से आप इसकी मैनेजमेंट बता सकते हैं। तो बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद 10th क्वेश्चन ये है, तो मैंने छोड़ रखा था यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी क्या हुआ था, कोई एक पॉइंट ना मेरे से मिस हो गया था, 3 की जगह में 2 ही लिख पा रहा था। पर समय ज़ाया नहीं करना था हमें, 2 लिखेगा ही मेरे से, उसको छोड़ दो जल्दी से और अगले पे चलो। आप उस चीज़ में टाइम वेस्ट मत करो कि इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है। वो सबसे बुरी बात है। तो 10वां क्वेश्चन है फिर, व्हाट इज पैरालंपिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ एथलीट्स, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, इलेबोरेट द आईपीसी कोड ऑफ एथिक्स। ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा था, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि 10 डिफरेंट क्लासेस होती है जिसके बेसिस पे आपको पैरालंपिक्स के अंदर आप करते हैं। जैसे 10th वन इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है, हाँ, उससे पहले एक हमारी लिम्स की डेफिशिएंसी, लिम्स की दिक्कत होती है, हमारे हाथ पैर छोटे बड़े हैं, कट रखे हैं करके। हाँ, एक हमारी जैसे विजन इम्पेयरमेंट की होती है, आंखों संबंधित हमें कोई भी विकार, कोई भी रोग है, तो वो भी हमारा पैरालंपिक्स में आते हैं। तो जैसे ये 3 आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। हाँ, अगला फिर 4 नंबर का दे रखा है, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। आप क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे, तो आप लिख सकते हैं इसमें जैसे मेडिकल इवेल्युएशन के बेसिस पे होएगा, है ना। क्लासिफिकेशन पैनल हो सकता है हमारा, ऑब्जर्वेशन टेस्टिंग हो सकती है, और फंक्शनल असेसमेंट हो सकता है। ऐसे आप कुछ अच्छी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करके और अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करके उसके बारे में लिख सकते हैं इस 4 नंबर में। 3 नंबर का दोबारा आपका क्या है, एलिबरेट द आईपीसी कोड ऑफ एथिक्स। तो आईपीसी कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, जो मतलब आपका फोकस किया जाता है टू प्रोमोट द फेयरनेस, इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड इंक्लूसिविटी। देखो बिल्कुल वे 12वीं क्लास के बुक आ रहे हैं, इंक्लूजन आ रहा है यहाँ पे, इंक्लूसिविटी। तो बिल्कुल 12th की बुक से बहुत सारा पेपर उठा रखा था आपका। हाँ, या ऐसी चीज़ों के ऊपर जो हमारे डोपिंग वगैरह को रोक रही है, ऐसी मतलब एथिक्स की बात हो रही है यहाँ। या तो ये आप इसके अंदर लिख सकते थे। ये थोड़ा सा हम क्या कह सकते हैं, मुश्किल लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। इसके बाद फिर बात आ रही है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज एंड इट्स इफेक्ट। तो ये 5-5 नंबर के थे 2 क्वेश्चन। हाँ, तो 11th क्या था, आपका एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज एंड इट्स एक्स, मोर ओवर एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एथलेटिक इंजरीज, साइंस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। देखो ये तो बिल्कुल क्या है, एज इट इज है, अभी जो हमने देखा था पीछे। अब कोई भी छोटे उठा लो, बेशक ये स्प्रेन और स्ट्रेन ही उठा लो, और इसके बारे में क्या करो, लिख दो सारा का सारा। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज है, इसमें जैसे क्या क्या आ सकता है हमारा, कोई भी ये बेसिकली 3 प्रकार की होती है, कौन सी बुक है उसके हिसाब से। जैसे करेक्टिव एक्सरसाइजेस में आ सकती है, मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस आपकी आ सकती है, उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, शॉर्ट वीडियोस भी आपके बना दिए जाएंगे। कुछ कई सारे नोटिफिकेशंस हो रखे हैं आपके इकट्ठे और हमें समय नहीं मिल पाता है, इस कारण से हम वीडियोस बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर 12वां क्वेश्चन है जैसे डज कोहेशन लीड टू विनिंग और डज विनिंग लीड टू कोहेशन। कोहेशन हमारा क्या होता है, जो ग्रुप बना के हम किसी स्पेसिफिक टास्क को करना चाहते हैं। तो ये आपका दे रखा है 2 नंबर का। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है, हमको इसमें ये लिखना था कि हाँ तो कोहेशन लीड करता है विनिंग की तरफ, और ना विनिंग के कारण कोहेशन होता है। हाँ कोहेशन के कारण विनिंग होती है, ना विनिंग के कारण कोहेशन होता है, मतलब दोनों ही केसेस एक दूसरे के कारण पॉसिबल है। ना इसको छोटा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इसमें ये पूछ रहे हैं डिस्कस इन डिटेल इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर कोचेज इन लाइट ऑफ द रिसर्च लिटरेचर। मतलब रिसर्च के बेसिस पे आपको ये पॉइंट्स बताने हैं। हाँ मतलब पॉइंट्स थोड़े से क्या होने चाहिए, अच्छे लेवल के होने चाहिए, यहाँ पे ये बात दिखती है क्योंकि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया तो ठीक लेवल की चीज़ होनी। तो हम इसमें लिख सकते हैं जैसे डेवलप अ टीम कल्चर, प्रोमोट कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट। हाँ इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल इजी लेवल की चीज़ है। इस्टेब्लिश टीम वैल्यूज एंड नॉर्म्स, एम्फेसाइज इंडिविजुअल रोल्स एंड कंट्रीब्यूशंस। तो मतलब हमने टीम के ऊपर ध्यान देना है, चाहे हम उनके प्रॉपर प्लान्स बनवा रहे हैं, चाहे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स उनके साथ बेटर है, हाँ चाहे हम उनके साथ किसी प्रकार से इंगेज हो रहे हैं, या जैसे लिख रखा है नेक्स्ट वन एनकरेज टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़, या प्रोवाइड लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़, या मॉनिटर एंड एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, फोकस ऑन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। घुमा फिरा के चीज़ें वही है कि हमने उनकी इंप्रूवमेंट के ऊपर, उनकी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, जिस कारण से ये टीम कोहेशन और ग्रुप डायनामिक्स के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस ना रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते थे। ऐसे ही फिर 13th क्वेश्चन आपका आता है व्हाट आर द बेसिक न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस, मोर ओवर राइट इन डिटेल अबाउट द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो बेसिक न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस क्या होती है स्पोर्ट्स के अंदर, वही होती है हाँ प्रॉपर आप मतलब खाना खा रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, है ना, हाइड्रेटेड हो आप, है ना, जंक फूड अवॉइड कर रहे हो, है ना, अच्छी डाइजेस्टेबल चीज़ें खा रहे हो, फाइबर युक्त चीज़ें ले रहे हो। हाँ, इस प्रकार के आप कुछ भी पॉइंट्स लिख सकते थे इसके अंदर। फिर आ रहा है राइट अबाउट इन डिटेल द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन स्पोर्ट्स। तो रोल क्या क्या हो सकता है न्यूट्रिशन का, सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शन। भाई स्पोर्ट्स के अंदर क्या है, न्यूट्रिशन का रोल एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहा है। फिर क्या है, मसल फंक्शन एंड रिकवरी। फिर हाइड्रेशन भी हो सकता है, उसके साथ साथ थर्मो रेगुलेशन भी हो सकता है, बॉडी का जो कंट्रोल टेम्परेचर रेगुलेशन हो रहा है। इम्यून फंक्शन मतलब हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टू प्रिवेंट इंजरी एंड रिकवरी पर्पस के लिए भी वो हो सकता है। बॉडी कंपोजिशन और वेट मैनेजमेंट के लिए भी हो सकता है, वेट मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल कॉमन चीज़ें है सारी की सारी, इसमें भी आपने अपनी भाषा में यदि बना रखा है तो आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। इसके बाद फिर 14th जो आपका क्वेश्चन है वो एज इट इज़ आपका शाम एम एल कमलेश की बुक पे 1635 नंबर पे दे रखा है, टेस्ट मेजरमेंट इवेल्यूशन का क्वेश्चन। ये फील्ड हॉकी का एक टेस्ट दे रखा है, इसमें आप कैसे कर सकते थे इसके बारे में थोड़ा सा लिख के और फिर प्रॉपर डायग्राम बना के प्रॉपर मेजरमेंट वगैरह दिखा के उसको लिख सकते हैं। पूरा लिखना है इसमें कि भाई 6 टेस्ट होते हैं, ऐसे ऐसे कराया जाता है, इतनी इतनी इसकी मेजरमेंट होती है, यहाँ से शुरू होगा ये वो। तो ये क्वेश्चन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैंने इसको इसीलिए छोड़ रखा है क्योंकि इसमें पूरे डायग्राम बनाने पड़ते और ये काफ़ी ज़्यादा देर का काम हो जाता। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये वाला छोड़ रखा। हाँ फिर है तीसरा क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था वो 17 छोड़ रखा है, काफ़ी कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन। फिर बात आती है डिफाइन प्लायोमेट्रिक्स विद इट्स फिजियोलॉजिकल बेसिस। फिजियोलॉजिकल बेसिस को भी बेशक छोड़ दो, 2 नंबर का पूछ रखा है। आप सिंपल प्लायोमेट्रिक्स के बारे में लिख सकते हो। प्लायोज या जिसको जंप ट्रेनिंग भी कहा जाता है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और जंप ट्रेनिंग क्यों करें, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जंप्स ही होते हैं हमारे। ऐसे लिख के फिर ये पूछ रहा है व्हाट आर द पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड इन अप्लाइंग प्लायोमेट्रिक्स इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये है कि सर इस क्वेश्चन के आप प्रॉपर नोट्स हमको दे दो, तो वो भी आप हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से
सकते हैं, आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, हम जो अभी बता रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, अभी ऑलरेडी 40 मिनट्स का हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं वर्बली आपको सारी की सारी चीज़ें बता देता हूँ। वैसे मैंने नोट्स भी लिख रखे। ठीक है, आप हमसे कलेक्ट कर सकते हैं इनको। तो प्लायोमेट्रिक्स के इसके बारे में लिख रहा था कि पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड इन अप्लाइंग प्लायोमेट्रिक्स इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। जब प्लायोमेट्रिक्स को हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। देखो, बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज़ है, जिसको ये पता होगा प्लायोमेट्रिक्स क्या होती है वो आराम से इन चीज़ों को बता सकता है। जैसे प्रॉपर प्रोग्रेशन होना चाहिए, टेक्निक एंड फॉर्म के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, एडिक्वेट वार्म अप होना चाहिए, वार्म अप कराए बिना अगर हम चीज़ों को कराएंगे तो इंजरी हो सकती है। सेफ्टी एंड लैंडिंग सर्फेसिस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होती है, जंपिंग ट्रेनिंग होती है। तो लैंडिंग सर्फेसिस, जैसे हम स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कर रहे हैं और हम ऐसी मिट्टी में छलांग लगा रहे हैं जो अच्छे से मतलब बालू रेत टाइप नहीं है, तो वहाँ से हार्ड सरफेस होगा तो हमें इंजरी हो सकती है। या डेप्थ जंप्स लगा रहे हैं, नीचे सरफेस जो है ना वो अनइवन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए अगेन जिसमें बालू रेत हो, मतलब हमें ज़्यादा इम्पेक्ट ना हो उसी। अब फिर जैसे वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। वॉल्यूम या इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना, या बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ को भी क्या होना चाहिए, एक प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया हो। इंडिविजुअलाइजेशन होना चाहिए, व्यक्ति इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करना चाहिए उसकी कैपेसिटीज़ को देखते हुए। रिकवरी एंड रेस्ट, हाँ, जो डेंसिटी हमारी होती है, या प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी होना चाहिए, धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहिए, ओवरलोड करना चाहिए धीरे धीरे, ताकि हमारी परफॉर्मेंस आ सके। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। फिर बात आती है 16वां, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द स्टेप्स फॉर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, प्रिडिक्शन एंड प्रमोशन इन वेरियस स्पोर्ट्स। तो इसको आप अलग अलग से लिख सकते हैं। जैसे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल इवेल्युएशन कर सकते हैं। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, जैसे मैंने पीछे बताया था, फिजिकल और इकोलॉजिकल, इस प्रकार से। हाँ, उनका क्या कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट, डिफाइन क्राइटेरिया, है ना, जैसे फिजिकल एट्रीब्यूट्स, टेक्निकल स्किल्स, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। हाँ, या फिर हो सकता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के प्रोग्राम्स। अब टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं। हाँ, या फिर सबसे बेहतर तरीका क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन। हम बच्चे को रोज रोज ट्रेनिंग करा रहे हैं, रोज रोज उसको खिला रहे हैं, तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे रोज रोज, ताकि कितना इसके अंदर इंप्रूवमेंट है, उस बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, हम इसका टैलेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर बात आती है प्रिडिक्शन की इन वेरियस स्पोर्ट्स। तो परफॉर्मेंस इन हाई प्रेशर सिचुएशंस, भाई कोई व्यक्ति है वो हाई प्रेशर के सिचुएशंस में भी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऑब्वियसली अच्छा करेगा। हाँ, या LTAD होता है हमारे लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट, ये एक मॉडल होता है, ये भी हम कर सकते हैं। उसकी एज और परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि क्या ये बेहतर परफॉर्म करेगा आगे। हाँ, या ट्रेनिंग रिस्पॉन्स, ट्रेनिंग के दौरान वो कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है बार बार, ये भी हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेगा। फिर बात आती है टैलेंट प्रमोशन की। तो एक्सपोजर टू इलाइट प्रोग्राम्स, प्रमोशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी में दिख रहा है ये इंप्रूवमेंट कर सकता है, तो उसके और प्रमोशन हम इलाइट प्रोग्राम्स, जैसे किसी को अगर हम इंडिया लेवल के कैंप्स के अंदर डालना शुरू कर दे, बेशक वो उस लेवल का भी नहीं है, तो भी उसके अंदर वो इम्प्रूवमेंट आने लग जाए। हाँ, प्रॉपर मेंटरशिप और सपोर्ट यदि हो तो भी प्रमोशन हो सकती है। और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, मतलब उसके लिए एक स्पेशल लेवल की ट्रेनिंग को प्रोग्राम किया गया है, उससे भी उसकी परफॉर्मेंस हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, फिर हमारा 17th क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने स्किप किया था। ये वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ इसको। हाँ, इसमें क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दिस सिचुएशन, ट्रेट्स एंड इंटररेशनल अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ें पढ़ भी नहीं रखी होगी, इन तीनों में होता क्या है, और फिर इनके बारे में हमने क्या करना है, इनका कंपैरिजन करना है और इनका बीच कॉन्ट्रास्ट करना है। तो इसके बारे में हम जैसे कंपैरिजन में लिख सकते हैं, ये बुक से मैंने पॉइंट उठाया, जैसे ऑल एम
इज टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड बिहेवियर इन द रियल्म ऑफ पर्सनैलिटी। हाँ, तो इनके बारे में ही जब हमें नहीं पता है तो इट कुड इट शुड बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। फिर है जैसे ऑल कंट्रीब्यूट टू अ कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटी, ये हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। फिर ईच अप्रोच रिकॉग्नाइजेज दैट सिचुएशनल फैक्टर्स प्ले अ रोल इन इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, ये पॉइंट्स हम लिख सकते थे किसके अंदर, कंपैरिजन के अंदर। 5 नंबर का है हमारा कंपैरिजन का और कंट्रास्ट का। कंट्रास्ट में हम क्या कर सकते हैं भाई, सिचुएशनल अप्रोच जो है वो फोकस करती है प्राइमरीली और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, जबकि ट्राइट अप्रोच जो होती है वो फोकस करती है एक स्टेबल इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, है ना। ऐसे ट्रेट अप्रोच जो है वो अज्यूम करती है कि इट रिमेन कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस, while this situation approach emphasizes on the influence of spatial context on behavior, ये हम लिख सकते हैं। क्वाइट कंफ्यूजिंग, बहुत मुश्किल टॉपिक है ना। थर्ड पॉइंट जो है ना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखता है वो द इंटरेक्शनल अप्रोच इंटीग्रेट्स बोथ situational or trait factors highlighting the dynamic nature of personality and behavior which is a distinguisher। और इस पॉइंट के बेसिस पे ही हम क्या कर सकते हैं, अगले का आंसर भी देख सकते हैं। ये पूछ रहा है कि विच अप्रोच इज मोस्ट कॉमन अमंग स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टुडे, कि सबसे इफेक्टिव किसको माना जाता है, इंटरेक्शनल अप्रोच को भी, जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा है। तो इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शनल अप्रोच जो है वो आज के समय पे में भी सबसे बेहतर, सबसे कॉमन है सारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के अंदर। वाई में हम आंसर दे सकते हैं, जैसे हमने 4 ही लिखने ना, एक तो हमने बता दिया ये है, 4 हम पॉइंट लिख देते हैं अपनी तरफ से, जैसे होलिस्टिक पर्सपेक्टिव हो सकता है, कॉन्टेक्चुअल रेलिवेंस हो सकता है, इंडिविजुअल इंटरवेंशंस हो सकता है, या डायनामिक नेचर हो सकता है, जो इस पॉइंट के अंदर भी आया था। तो ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि सबसे मुश्किल क्वेश्चन कौन सा था, 17 था, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो ये ले रखा था। इसके बाद 18th भी काफ़ी मुश्किल था। सबसे पहले आपका पूछ रखा है रीस्टेट न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन इन एंगुलर काइनेमेटिक टर्म्स, इसको इसी प्रकार से बताना था। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल, वो कैसे कहते हैं उसको, मेरे दिमाग से ही निकल, जैसे थर्ड का होता है ना, एवरी ऑब्जेक्ट हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऐसा कुछ। मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। तो वो एज इट इज आपको क्या करने थे, पॉइंट्स लिखने थे। वो ऐसा कुछ होता है ना, एन ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन, या एन ऑब्जेक्ट विल बी स्टेशनरी अनलेस देयर विल बी एनी फोर्स अप्लाइंग ऑन इट, ऐसा कुछ होता है। वो एज इट इज़ जो लैंग्वेज है, क्योंकि मैंने भी रिवीजन नहीं कर रखी है अभी, तो वो दिमाग से निकल रखी है। वो एज इट इज़ लैंग्वेज आपने क्या करनी थी, इनके तीनों क्लोज के अंदर लिखने थे। ये आपका क्या था, 3 नंबर का था। फिर ये पूछता है आपसे आपसे मोर ओवर एक्सप्लेन हाउ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कैन बी यूज टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इस क्वेश्चन को मैंने भी थोड़ा सा गलत तरीके से ले लिया और गलत तरीके से लिख रखा है। मैंने 7 पॉइंट लिख दिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, सातों अलग अलग पॉइंट लिख। हालांकि जो इसका तरीका होना चाहिए था वो ऐसे होना चाहिए था, एक पूरा ऑर्डर हमने लिखना था, पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। हाँ, जैसे इसमें दिखा रखा है, सबसे पहले अज्यूम एन इनिशियल रेफरेंस पोजीशन, फिर आइडेंटिफाई की बॉडी सेगमेंट्स, फिर डिटरमाइन सेगमेंट वेट एंड सीओजी लोकेशन। हम क्या कर सकते हैं, पहले जैसे हम लिख सकते हैं इसके बारे में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। उसके बाद हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर इसका ऑर्डर हो सकता है। फिर चौथे में हम कह सकते हैं, जैसे कैलकुलेट टॉर्क्स टॉर्क क्या होता है, एक रोटेटरी मोशन में फोर्स लगाना, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर 5वें में डिटरमाइन सीओजी पोजीशन ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन वहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। और छठे में एडजस्ट फॉर वेरिएशंस। तो ये इसका क्या हो गया, एक प्रॉपर प्रॉपर तरीका हो गया तो एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर तरीका ये होना चाहिए। वैसे हमने अपनी भाषा में अलग अलग पॉइंट्स बता रखे, और
उसके भी जिस बच्चे ने लिख रखा है उसको डेफिनेटली उसके पॉइंट्स, डेफिनेटली उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में यही था, पूरे के पूरे क्वेश्चंस का इसमें थोड़ा थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा थोड़ा मैंने बताया है कि क्या क्या आप लिख सकते थे। पूरा वीडियो में आपको बताया कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग क्या होनी चाहिए थी, और आज अभी के समय पे आपने कितना लिख रखा है उसके बेसिस पे आप कितने स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस कर रखे हैं, कितने कितने पेजेस के कर रखे हैं, राइटिंग आपकी अच्छी है बुरी, कौन सी आप कैटेगरी से, आप जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। के बेसिस पे हम ऑब्वियसली आपको बताएंगे कि आपका मोस्ट प्रोबेबली स्कोर कितना होगा और आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और स्पेशली उन कैंडिडेट्स को ज़रूर करना जिन्होंने हरियाणा पीजीटी का एग्ज़ाम दे रखा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन तो हर कोई डाल रहा है रोज़ की रोज़, पर जो अच्छे लेवल के वीडियोस होने चाहिए आपके जिसमें एनालिसिस हो रहा है आपका, मतलब जो एक अलग लेवल की चीज़ है जो शायद फिजिकल एजुकेशन में और कोई नहीं डाल रहा है, उस पर हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें या इस यूट्यूब के थ्रू इनकम करें, ऐसी कोई मोटिव नहीं है। सिर्फ जो चीज़ें बच्चों को पहुंच नहीं पा रही है वो चीज़ें उनको पहुंचा सके हम, इतना ही हमारा क्या है, टारगेट है। ठीक है, तो कितने, अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एक और चीज़, 52.5 आपने देख लिया कि 52.5 आपके मार्क्स होने चाहिए थे। आपका जो 150 नंबर का था उसमें कि अगर 35% हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। और आपके जो 87.5% मार्क्स लगेंगे, 87.5% वो किसके लगेंगे, इसी के लगेंगे 100 में से। ठीक है, और इंटरव्यू के आपके कितने लगेंगे, 12.5 लगेंगे। तो फिर भी इसके अंदर मेरा ये मानना है कि आप पहले ही इतने ज़्यादा मार्क्स ले कि जनरल में, जैसे मैंने बताया कि बॉयज़ जो होंगे जनरल के अंदर उनमें थोड़ी सी फाइट हो सकती है, वैसे वो भी नहीं होगी। हर वो बच्चा जो इसके अंदर 35% स्कोर कर रहा है, 99% वो जॉब लगेगा। फिर से बेशक लिखवा लो ये चीज़, क्योंकि जो मार्किंग होगी वो HPSC थोड़ी सी स्ट्रिक्ट करता है, मार्क्स कम मिलेंगे। और ये भी आप प्लीज़ ज़रूर बताएं, जैसे मुझे अभी तक सुनने में आया कि 9 से 12 क्वेश्चन ही ज़्यादातर बच्चों ने किए हैं, किसने कितने क्वेश्चन किए हैं वो चीज़ें अभी आप ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप, हो सके तो वहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ें एक एनालिसिस टाइप भी डालेंगे, और हमारा जो TGT की भर्ती है पिछली, उसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ है और उसके रिगार्डिंग हम आगे क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हम प्लान कर रहे हैं अभी, वो सारी भी आपको बताई जाएंगी उसी के माध्यम से। ठीक है, बहुत जल्द वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप दोबारा से आपका बच्चों का जाएगा, और जल्द से जल्द ये उम्मीद है कि सरकार आपके TGT और PGT का रिजल्ट देगी, और ज्वाइनिंग भी जो है आपकी वो जल्दी से जल्दी अगले इलेक्शन से पहले हो जाएगी। फेब मार्च नेक्स्ट ईयर के यहाँ तक आपका सब कुछ हो जाएगा, आपकी जल्दी ही नए सेशन हो जाएगी, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो उन चीज़ों के ऊपर प्रयास भी कर रहे हैं। और कोई यदि आपकी डिमांड है, वक्त बहुत कम मिल पाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर आपका वीडियो बना दिया जाएगा। और जितने भी आपकी चीज़ें इकट्ठी हो रखी है कई दिन की, छोटे छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से उन बता दिया जाएगा। हाँ, और किसी का कोई डाउट है कि सर ये भी चीज़ बताइए इस PGT या TGT के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में दोबारा से अनुरोध है कि आप अपने क्वेश्चंस ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस, और आप कौन सी कैटेगरी में है। हाँ, फीमेल यदि है वो तो बिल्कुल सेफ है, ये मान के चलिए। 33% मतलब 15-20% ही फीमेल्स थी मुश्किल से, वो भी। हाँ, तो कुल मिला के आखिरी में बात वही आती है, वैकेंसीज आपकी बहुत ज़्यादा है, इवन बॉयज़ जनरल के अंदर भी है। आप 35% स्कोर कर रहे हो, 52.5 अगर आपके नंबर आ रहे हैं ना 150 में से, आपको कोई भी सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा और क्या क्या आपके और डाउट्स हैं। थैंक यू।